जय हिंद। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। It was a big day at India Supreme Court. An important case was on the docket, the case of Kashmir and Article 370. The Supreme Court of India has upheld the Union government's decision to abrogate Article 370. Now the government in India has scrapped the special status awarded to Kashmir. कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया। We respectfully disagree with the judgment on the manner in which Article 370 was abrogated. जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही है। और इससे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर 4 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि और क्रांतिकारी दमन मान रही है, ऑन दी अदर साइड कश्मीर की प्रगति के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। और इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सही है या गलत, कश्मीरियों का क्षेत्र अब ढेर सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि अब यह भारत में अपॉर्चुनिटीज के मामले में सबसे कम आंका जाने वाला राज्य है। The ruling, it not only legitimizes the move, it highlights how it's a new Kashmir for new India. It opens the path of development, which was already constructed when the Article 370 was removed. जमीन की कीमतें बढ़ने की उम्मीदें, औद्योगिक क्षेत्र पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और विदेशी निवेश आना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से हम सभी के लिए यह मामला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सरकार द्वारा अब तक लिए गए इम्पोर्टेंट डिसीजन में से एक है। तो चाहे आप पूंजीवादी हो या राष्ट्रवादी, आइए आज के इस एपिसोड में आपको इस मामले की गहराई तक ले चलते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 370 सबसे पहले क्यों लाया गया था, इससे जम्मू कश्मीर को क्या विशेष शक्तियां मिली, इसे क्यों हटाया गया 2019 में, पिछले 4 वर्षों में इसने कश्मीर के व्यापारिक परिदृश्य को कैसे बदल दिया है, विपक्ष इस कदम के विरोध में क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 10 वर्षों में व्यवसाय के कौन से अवसर हैं जिनका आप कश्मीर की खूबसूरत भूमि में लाभ उठा सकते हैं। ये कहानी 1947 की है। यह तब की बात है जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए थे, विभाजन हो चुका था और सरदार पटेल सभी राज्यों को भारत में एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज जो हम आजाद हुए हैं, वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का ही कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। तो इस दौरान भारतीय क्षेत्र के राज्यों के पास 3 विकल्प थे। नंबर 1, वो भारत में शामिल हो सकते थे, नंबर 2, वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, और नंबर 3, वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रह सकते। और इन्हीं शासकों में से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान में शामिल होना है, और जल्दी ही पाकिस्तान सशस्त्र फाइटर्स के एक बड़े समूह ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और भारत से सैन्य सहायता मांगते समय महाराजा हरि सिंह ने एक औपचारिक दस्तावेज भेजा जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कहा जाता है। इस समझौते में इस शर्त के साथ भारत में शामिल होने के लिए सहमत हुए कि भारत कश्मीर की रक्षा केवल विदेशी मामले और संचार पर नियंत्रण रखे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिल गया। तो यहाँ सवाल ये है कि ये विशेष शक्तियां क्या थी और ये कश्मीर के लिए बुरी क्यों थी। खैर, सबसे पहले इसने कश्मीर को आंतरिक शासन की स्वायत्तता प्रदान की। इसका मतलब यह था कि जब भी भारतीय संसद द्वारा कोई राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए कोई कानून पारित किया जाता था तो वह स्वचालित रूप से लागू हो जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह कानून तभी लागू हो सकता था जब राज्य इसकी मंजूरी दे, और यह विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर सभी कानूनों के लिए ट्रू था। यही कारण है कि यदि आप 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुप्रयोग को देखें तो कश्मीर ने 2019 में 370 के निरस्त होने तक शिक्षा के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। और शिक्षा अधिकार अधिनियम सबसे क्रांतिकारी नीतियों में से एक था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। यह अधिनियम सबसे क्रांतिकारी नीतियों में से एक था, जिसके कारण लाखों आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हुए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा पहला एक्सप्लेन वीडियो है, तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। यदि आप मुंबई के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप बिना किसी प्रतिबंध के आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वहाँ लिंग आधारित भेदभाव भी था। इसलिए यदि कोई महिला किसी गैर स्थायी निवासी से शादी करती है तो उसके बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। अब अगर आप इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, भले ही दूतावास या लोधा जैसे बड़े डेवलपर्स मॉल और टाउनशिप बनाना चाहते हैं, ओनरशिप की ये अस्वीकृति उनके हित के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यदि आप अपने संपत्ति को पट्टे पर दे सकते हैं और आपके पास उनका ओनरशिप नहीं है तो आपको पूंजी वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है। और यह बात डेवलपर्स पर ही नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों पर भी लागू होती, इसलिए इसने ढेर सारे अवसर और आर्थिक लाभ खत्म कर दिए जो कश्मीरी डेवलपर्स और उद्योगपतियों के कारण प्राप्त कर सकते थे। अब अगर कश्मीर भारत का तेजी से विकसित होने वाला राज्य होता तो किसी को भी आर्टिकल 370 को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि एक राज्य के रूप में जम्मू एंड कश्मीर ने आर्टिकल 370 के साथ कैसा प्रदर्शन किया है तो यह उतना प्रभावशाली नहीं है। यदि आप जम्मू कश्मीर के साक्षरता दर की तुलना इसके पड़ोसी राज्यों से करते हैं तो 2018 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6% थी, वही हिमाचल की साक्षरता दर 86.6% थी, पंजाब की साक्षरता दर 83.7% थी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की साक्षरता दर सिर्फ 77.3% थी। दूसरे, यदि आप मानव विकास सूचकांक को देखें तो SBI की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब जहां 0.72 पर था वही हिमाचल में 0.72, जबकि जम्मू एंड कश्मीर 0.68 पर था। यदि आप 2017 और 2018 तक कारखानों की संख्या को देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 1035 कारखाने थे, जबकि हिमाचल में 3141 कारखाने, उत्तराखंड में 3198 कारखाने और पंजाब में 13,578 कारखाने थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को अपना पहला डायरेक्ट विदेशी निवेश 2023 में 370 हटने के बाद प्राप्त हुआ था। सो ऑल दिस टाइम सिंस 1991, जबकि भारत में हजारों डॉलर की बाढ़ आ रही है, डायरेक्ट विदेशी निवेश के मामले में जम्मू एंड कश्मीर अभी भी 30 साल पीछे है। अब सुनने वाले कुछ लोग कहेंगे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, पर्यटन के लिए है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो अब पर्यटन आंकड़ों पर नजर डालें तो मैंने देखा कि साल 2017 में जहां हिमाचल में कुल 19.1 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 4,70,000 फॉरेन टूरिस्ट आए, वहीं उत्तराखंड में 34.3 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 1,33,000 फॉरेन टूरिस्ट आए, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में केवल 14.2 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट और 79,000 फॉरेन टूरिस्ट आए। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, JNK का पर्यटन बहुत लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1990 के दशक में पर्यटकों के आगमन का ग्राफ लगभग शून्य था और ये एक फ्लैट लाइन थी, और इसका कारण राज्य में घोर अस्थिरता थी। इनफैक्ट 1989 से पहले कश्मीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल था और लगभग 8 लाख पर्यटक और 68,000 विदेशी इस घाटी में आते थे। लेकिन 1989 में हिंसा के बाद टूरिस्ट की संख्या प्रति वर्ष केवल 10,000 रह गई और 1999 में कारगिल युद्ध ने पर्यटकों को पीछे धकेल दी। And again from 2010 to 2016 there was a steep decline because ये फिर से कर्फ्यू, हड़ताल और हिंसा का दौर था। Every now and then, the unrest spikes. This fresh wave of violence we're witnessing now has been escalating since 2016. इनफैक्ट यदि आप प्रतिवर्ष स्ट्राइक्स के प्रभावों को देखें तो 2016 से 2017 तक जम्मू एंड कश्मीर ने कर्फ्यू और स्ट्राइक्स में 130 दिन खो दिए एंड इट कॉस्टेड 65,000 करोड़ टू दी प्राइवेट सेक्टर और PSU को 6,713 यानी कुल 13,000 करोड़ एंड लॉसेस ओनली ड्यू टू कर्फ्यूज एंड स्ट्राइक। सो इन शॉर्ट आर्टिकल 370 के समय जम्मू एंड कश्मीर में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विकास और लोगों की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र इकाई क्षेत्र बन गए और इन क्षेत्रों की भारतीय प्रणाली के साथ एकीकरण की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई। और यह हमें अगले प्रश्न पर लाता है, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए 5 साल हो गए हैं तो इस क्षेत्र में वास्तव में क्या बदलाव आया है कि गवर्नमेंट अपनी उपलब्धि पर इतना गर्व महसूस कर रही है। It
It has been 4 years since the abrogation of Article 370 in India's Jammu and Kashmir. Winds have changed direction. The footfall of tourists has increased more than ever. Policy initiatives and increased infrastructure spending boosted tourism in the region. There are 3 investments proposed. There are 2 IT towers and 1 mall. So I'm hoping that this would be a good indication to other investors who are from abroad to look at Jammu and Kashmir as a good option. The beauty of Kashmir also found its way back to the big screens. Over 400 film shoots have been allowed since 2019 in the valley. Well, सबसे पहली बात तो यह कि सुरक्षा की स्थिति अब भी उतनी अच्छी नहीं है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी 445 पथराव की घटनाएं हुई। आर्टिकल 370 के बाद की अवधि में भी 369 एनकाउंटर्स हुई हैं और 150 सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए हैं। इसलिए मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगले 1 दशक में ये सभी घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है तो पिछले 4 वर्षों में लगभग 19,096 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया है और डेली एवरेज सड़क निर्माण गति 8.57 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023 में 15.75 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। तीसरा, कश्मीर में बिजली की भी बड़ी समस्या रही है, इसलिए 20,000 मेगावाट क्षमता होने के बावजूद इसने केवल 3500 मेगावाट क्षमता का ही दोहन किया है। लेकिन अगले 5 वर्षों के लिए सरकार ने 21 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई है और इसका लक्ष्य 5186 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जोड़ना है। कागज पर तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि दावे सच होंगे या नहीं। चौथा, क्योंकि लैंड ओनरशिप प्रतिबंध अब लागू नहीं होता है, उद्योगों के लिए 6000 एकड़ से भी अधिक भूमि की पहचान की जा चुकी है और 292 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। और आखिरकार केवल 4 वर्षों में जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1 लाख करोड़ से दोगुना होकर 2.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले साल ही चेरी केक पर कश्मीर में 2153.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यह एक ऐसा विकास है जो 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद हुआ है। तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो अब्दुल्ला जैसे लोग इस कदम का विरोध क्यों कर रहे हैं? वेल, देयर आर 2 ऑब्जेक्शन दैट आई कुड फाइंड। सबसे पहले, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य का इसके संचालन पर अधिक नियंत्रण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए उन्हें सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए इसे जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार का एक कदम माना जा रहा है। और दूसरी बात, आलोचकों का कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया वह गलत था। कुछ लोग इसे असंवैधानिक बताते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि इसे तानाशाह की तरह अंजाम दिया गया। क्योंकि उनका कहना है कि यह बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों से बात किए बिना और जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात किए बिना लिया गया, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कोई समस्या नहीं है। और ये वे व्यावसायिक अवसर हैं जो अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण भारत के पूंजीपतियों के लिए जाता है। सबसे पहले, जम्मू कश्मीर की अचल संपत्ति में एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब पूरे भारत के पास जम्मू कश्मीर में भूमि के स्वामित्व तक पहुंच है। जमीन की कीमतों से लेकर दुकान की कीमतों तक हर चीज में बढ़ोतरी की उम्मीद। दूसरे, डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांडों और डोमिनोज और मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए एक बड़ा अवसर है। इसलिए यदि आपके पास जम्मू कश्मीर में डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पैसा है तो ये एक अवसर है जिस पर आपको निश्चित रूप से गौर करना चाहिए। तीसरा, मल्टीप्लेक्स कश्मीर में एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब तक सुरक्षा मुद्दों के कारण मल्टीप्लेक्स उद्योग के लिए अस्तित्व में बने रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2022 में हमने पहला मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में ही खुला देखा था। तो कश्मीर में मल्टीप्लेक्स व्यवसाय में तेजी आएगी और आप एक हितधारक के रूप में तेजी से वृद्धि देखेंगे। अंत में, जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा, यह पर्यटन से जुड़े कई क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगा और इससे पर्यटन होटल से लेकर अनुभव उद्यम तक सब कुछ शामिल है। इसलिए यदि आप पूंजीपति हैं तो यह ऐसी चीज है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।